सल्तनत उस्मानिया के दूसरे हुक्मरान सुल्तान औरहान गाजी, एक ऐसा नाम जो अक्सर उनके वालिद उस्मान गाजी के साए में रह जाता है। लेकिन आज हम यही देखेंगे कि कैसे औरहान ने एक छोटी सी रियासत की बुनियादों पर एक अजीम सल्तनत की पूरी इमारत खड़ी की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये होता कैसे है? एक छोटा सा खाना बदोश कबीला कैसे दुनिया की तारीख बदल देने वाली सल्तनत बन जाता है? इस सवाल का जवाब हमें सुल्तान औरहान के दौरे हुकूमत में मिलता है, जिसने अपनी रियासत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। अच्छा, तो इस कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। हर चीज की शुरुआत औरहान के वालिद उस्मान गाजी की रखी हुई बुनियाद से होती है। औरहान को एक मिरास तो मिली थी, लेकिन उसे एक पायदार सल्तनत में ढालने का असल काम अब शुरू होना था। जरा तसव्वुर करें, जब औरहान ने इक़्तिदार संभाला तो उस्मानी रियासत कोई सल्तनत नहीं थी। ये सिर्फ एक छोटी सी बेलिक थी, यानी एक सरदारी जो चारों तरफ से ताकतवर दुश्मनों और हरीफों में घिरी हुई थी। वो बका की जंग लड़ रहे थे, गलबे की नहीं। तो अगर एक खाना बदोश जंगजू कबीले से एक मुनज़्ज़म रियासत बनना है, तो सबसे अहम चीज़ क्या हो सकती है? एक मुस्तकिल, एक स्ट्रेटेजिक दारुल हुकूमत। और औरहान की नज़रें एक बहुत बड़े हदफ पर जमी हुई थी, और वो हदफ था बरसा। ये कोई आम शहर नहीं था, ये बाज़ंतीनी सल्तनत का एक बड़ा और अहम शहर था। इसको फतह करने का मतलब था कि उस्मानी अब सिर्फ खाना बदोश नहीं रहे, बल्कि एक शहरी ताकत बनने जा रहे हैं। इसका मुहासरा उस्मान गाजी के दौर में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसे पाया तकमील तक पहुंचाना औरहान के हिस्से में आया। और फिर कई सालों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद आखिरकार बरसा ने हथियार डाल दिए। ये उस्मानी तारीख का वो लम्हा था, वो फैसला कन मोड़ जिसने आने वाले कल का रुख ही मुतय्यन कर दिया। लेकिन बरसा की फतह सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इस एक फतह ने उस्मानियों को एक मुनज़्ज़म रियासत में बदल दिया। यहीं से एक बाकायदा इंतजामिया बनी। पहले उस्मानी सिक्के जारी हुए और रियासती इदारों की बुनियाद रखी गई। ये वो मरकज़ बन गया जहाँ सल्तनत की असल तामीर शुरू हुई। और फतूहात का ये सिलसिला बरसों पर रोका नहीं। इसके बाद निकिया और निकोमेडिया जैसे अहम शहरों पर कब्जे ने अनातोलिया में उस्मानी ताकत को एक नाकाबिल शिकस्त कुव्वत बना दिया। ठीक है, तो अब आपके पास ज़मीन है, एक दारुल हुकूमत भी है। अब क्या चाहिए? एक वफादार और पेशावर फौज। और औरहान ने इस ज़रूरत को एक ऐसे इनकलाबी तरीके से पूरा किया जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। उन्होंने एक बिल्कुल नई फौज की बुनियाद रखी, जिसे यनीचरी का नाम दिया गया। तुर्की जुबान में इसका मतलब है नया सिपाही। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल नया फौजी नजरिया था। तो ये फौज कैसे बनती थी? देखिए, मफतूहा इलाकों से लाए गए नौजवान लड़कों को एक इंतहाई सख्त निज़ाम के तहत पाला जाता था। उन्हें बेहतरीन फौजी तरबियत दी जाती और उनकी वफादारी को यकीनी बनाने के लिए उन्हें ज़ाती ज़िंदगी, ख़ानदान और जायदाद से मुकम्मल तौर पर काट दिया जाता था। और यही सबसे अहम नुक्ता है। इस निज़ाम का नतीजा क्या निकला? एक ऐसी एलीट फौज जिसकी वफादारी किसी कबीले या ख़ानदान से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सुल्तान की ज़ात से थी। इस एक चीज़ ने सुल्तान के इख्तियार को बेमिसाल ताकत बख्शी। अनातोलिया में अपनी ताकत मुस्तहकम करने और एक नई फौज बनाने के बाद औरहान की नज़रें अब समुंदर के पार एक नई सरहद पर थीं, यूरोप। आइए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं थी कि एक तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत थी जो अंदरूनी खाना जंगी की वजह से टूट रही थी, और दूसरी तरफ मुत्तहिद और ताकतवर होती उस्मानी रियासत। बाज़ंतीनियों को मदद की ज़रूरत थी और उस्मानी एक मौके की तलाश में थे, और वो मौका बहुत जल्द मिल गया। बाज़ंतीनी सल्तनत के ही एक धड़े ने अपनी खाना जंगी जीतने के लिए सुल्तान औरहान से फौजी मदद मांग ली। ये एक ऐसी दावत थी जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। औरहान की फौजें दर्रा दानियाल पार करके यूरोप में दाखिल हुईं। वो किराए के सिपाहियों के तौर पर गए थे, लेकिन वो वहां से कभी वापस नहीं आए। ये यूरोप में उस्मानी मौजूदगी का आगाज था, एक ऐसी मौजूदगी जो अगली कई सदियों तक कायम रही। तो जब हम औरहान के पूरे दौर को एक साथ देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। वो सिर्फ एक फाते नहीं थे, बल्कि एक मेमार थे। वो शख्स जिसने सल्तनत की असल बुनियादें तामीर की। उन्होंने तकरीबन 35 साल हुकूमत की। ये एक बहुत लंबा अरसा है, और इस दौरान उन्होंने अपनी रियासत का नक्शा ही बदल दिया। उनके पास एक विजन था और उसे हकीकत में बदलने के लिए वक्त भी था। तो उनकी मीरास क्या थी? एक मुस्तकिल दारुल हुकूमत, एक जदीद फौज, एक माशी निज़ाम और यूरोप में तोसी। ये वो सतून थे जिन पर आगे चलकर अजीम उस्मानी सल्तनत की इमारत खड़ी हुई।
اور آخر میں سب سے اہم بات یہی ہے، اگر عثمان غازی عثمانی خاندان کے بانی تھے تو سلطان اورحان بلا شبہ اس ریاست کے معمار تھے جس نے دنیا پر صدیوں تک حکمرانی کی۔ آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، تاریخ عثمان اول کو سلطنت کا بانی کہتی ہے، لیکن کیا اصل بانی اورحان غازی نہیں تھا؟ وہ شخص جس نے سلطنت کو جسم، روح اور وہ طاقت دی جس سے اس نے دنیا فتح کی؟ اس سوال کا جواب شاید تاریخ کے اوراق میں ہی کہیں پوشیدہ ہے۔